स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे, एक यूनिट बची थी भी, लॉजिकल रीजनिंग मतलब तार्किकता, तर्क शक्ति वाली यूनिट बची थी, तो उसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने जो फ्री में हमने क्लास दिया था, मतलब 40 मार्क्स लाने के लिए आपका मैराथन क्लासेस हमने हर यूनिट का प्रोवाइड किया है। उसके अंतर्गत आज ये क्लास है लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, तर्क शक्ति वाला पोर्शन, और किस तरह से उसमें तर्क दिए हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। मेनली इसमें है क्या, मेनली सवाल आते हैं, जो साइलोगिज्म है मतलब तर्क शक्ति, न्याय निगमन है, उसके हिसाब से इसमें सवाल आते हैं। तो आपको सवाल पे ज्यादा फोकस करने हैं, और मैं थोड़ा तरीके बता दूंगा, 2-4 सवाल करा दूंगा, उसके बाद आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। यूनिट तार्किकता या फिर लॉजिक, केवल यहाँ पर रीजनिंग वाला पोर्शन है आपका, वो वाला हम लोग यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट कौन सी है मुझे ध्यान नहीं आ रही कि कौन सी है, 7वीं 8वीं जो भी है वो आप देख लीजिए, 7वीं तो नहीं है। तो तार्किकता वाली यूनिट हम लोग देख रहे हैं। तो तार्किकता में थोड़ा थोड़ा यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन से भी सवाल आने की संभावना रहती है। तो तर्क क्या है, या फिर तर्क वाक्य की संरचना क्यों की जाती है, तो आप ये समझिए कि हम लोग तार्किकता क्यों करते हैं, तर्क क्यों करते हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द लॉजिक। तो सबसे पहला सवाल इसमें उतरता है लॉजिक। लॉजिक मतलब ये होता है कि हम लोग सत्यता की खोज करते हैं। सत्यता मतलब ट्रूथनेस की ओर जाते हैं। सिंपल सा मतलब यही है कि हम किसी भी रिसर्च में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी चीज में हम सत्यता की ओर जाते हैं या फिर उसकी वैधता की ओर जाते हैं, उस इसलिए हम लोग तर्क करते हैं। हम लोग दो मित्र होते हैं और दो मित्रों के बीच तर्क चलते हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती तर्क तर्क में। तो क्यों? कि हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं सही, तो इसीलिए हम लोग तर्क का यूज करते हैं। तर्क शास्त्र हम लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ दर्शन हुए, तर्क के आधार पर बहुत सारे दर्शन हुए थे, न्याय दर्शन हुए, मीमांसा दर्शन हुए, बौद्ध दर्शन हुए, न्याय, सब क्या कहना चाहते थे, सब लोग अपना तर्क देना चाहते हैं और सत्यता की ओर बताना चाहते हैं कि ये बात ऐसी सत्य है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक, गर्मी बहुत है भाई, ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा मेरे हेयर स्टाइल पे। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स वाले हेयर स्टाइल हो गई है कुछ कुछ। ठीक है, तो सत्यता की ओर हम लोग जाते हैं लॉजिक में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ इसमें तर्क हम लोगों ने देखा है, निगमनात्मक तर्क किस किस तरह के निकाले जाते हैं। निगमनात्मक, इसको हम लोग डिडक्टिव कहते हैं। मेनली इस प्रोसेस द्वारा हम लोग तर्क शक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तर्क शक्ति का आप थोड़ा सा परिभाषा यही लिख लेंगे कि हम लोग को लॉजिक, ये समझने के लिए ज्यादा इसमें लिखना उखना नहीं है। ठीक है, निगमनात्मक डिडक्टिव मतलब इसमें होता क्या है, मोस्टली आप देखेंगे इसके सवाल आप सामान्य से इसमें विशिष्ट की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है, निगमनात्मक पद्धति में। और इसको अगर देखा जाए, देखिए आप जैसे सवाल करेंगे, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ ना निगमनात्मक, तो यहीं से मोस्टली सवाल आपके सॉल्व होंगे। ये दो टाइप के होते हैं, आप अगर देखेंगे इसमें दो प्रकार होते हैं, और इन प्रकारों से ही सवाल मोस्टली बनते हैं। एक होता है आपका इमीडिएट इन्फरेंस, इमीडिएट इन्फरेंस। ठीक है, इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है और एक होता है मीडिएट इन्फ्लुएंस। इसमें इसका हिंदी में है, इमीडिएट इन्फ्लुएंस को बोलते हैं अंतरानुमान और मध्याश्रित निष्कर्ष। अंतरानुमान निष्कर्ष इसको बोलते हैं इमीडिएट को, अब मध्याश्रित निष्कर्ष किसको बोलते हैं, मीडिएट। ठीक है, अब इसमें ये समझिए आप होता क्या है, इसमें एक कथन से क्या निकाल लेंगे हम, निष्कर्ष। इसमें एक और दोनों से निष्कर्ष निकलेगा, बस इतना सा अंतर है निष्कर्ष।
ठीक है। एक कथन से जिसमें निष्कर्ष निकल आए उस एकल उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट, और जिससे मीडिएट, ये दोनों कथन इसमें लगने की जरूरत है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। जैसे नॉर्मली अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस दे दिया जाए, एक कथन से ही निष्कर्ष निकल रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा वहां पर, इमीडिएट। ये आप इतना थ्योरी समझिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या होता है कि हम लोग ये न्याय निगमन हम लोग को मेन पढ़ना है, क्योंकि न्याय निगमन से ही यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये तो थोड़ा सा हम समझने के दृष्टिकोण से, तो न्याय संगतता के प्रकार या फिर साइलोगिज्म, न्याय संगतता, साइलोगिज्म प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे एक होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है आपका परिकल्पित मतलब हाइपोथेसिस, एक होता है असंयुक्त डिसजंक्टिव, एक होता है आपका संबंध परक। ठीक है ना। कौन कौन से न्याय संगत के प्रकार होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे नंबर 1 हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष तर्क, इसमें क्या होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है, कोई शर्त नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई शर्त नहीं का मतलब सिंपल सा एक सेंटेंस रहेगा कि जैसे मान लीजिए सभी रेलगाड़ी हवाई जहाज है। ओके, दूसरा है कुछ हवाई जहाज साइकिल है। इसमें कोई तर्क नहीं, नॉर्मल जो सेंटेंस है वो है कुछ और सभी। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका निरपेक्ष। निरपेक्ष के बाद फिर आपका परिकल्पित। परिकल्पित परिकल्पित मतलब हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इसमें क्या होता है कि आप एक अनुमान लगाते हैं, एक मतलब सशर्त या फिर कुछ कंडीशन दे दिया जाए, जैसे कि यदि वर्षा हुई तो हम जाएंगे। इसमें क्या हुआ, कंडीशन, यदि वर्षा हुई तो हम जाएंगे, ये लिख लीजिए। परिकल्पित ये क्या होते हैं, इसमें तर्क होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर हम देखेंगे असंयुक्त, इसको डिसजंक्ट, असंयुक्त, डिस यार डिसजंक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, असंयुक्त में इसमें क्या होता है, कथन में अदला बदली होते हैं। कथन में अदला बदली के ये मतलब होता है कि जैसे वह सांसी है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, लिखिएगा वह सांसी है इसलिए, वह सांसी है या शक्तिशाली है। ठीक है, ये वहां यहाँ पर हुई अदला बदली की नहीं, मतलब वह सांसी है या शक्तिशाली है, मतलब एक ही है, लेकिन या शक्तिशाली है कह दें या फिर सांसी है। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस इसमें लिख लिया। असंयुक्त के बाद फिर तीसरा एक आता है आपका संबंध परक। संबंध परक, संबंध परक मतलब इसमें रिलेशन बताएगा। रिलेशन इसमें क्या कहेगा कि राम ए बड़ा है बी से, बी बड़ा छोटा है सी से, डी बराबर है ए के, इस तरह का छोटा बड़ा कंपेयर जब कर देंगे तो वहां पर संबंध परक आएंगे। ठीक है, यहाँ इतना न्याय संगतता के ये प्रकार हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कि तर्क क्या बोलते हैं, तार्किक वाक्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे तार्किक वाक्यों के प्रकार। तार्किक वाक्यों के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 तरह के तार्किक वाक्य होते हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। एक तो देखिए सबसे सिंपल, जिसको सिंपल बोलते हैं, सरल वाक्य, कुछ नहीं है, नॉर्मल से हम कह देंगे कि कुछ हवाई जहाज एरोप्लेन है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सरल वाक्य हुआ। ठीक है, फिर सरल वाक्य के बाद यौगिक। यौगिक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि सरल वाक्य और यौगिक वाक्य दो प्रकार है, एक किसके आधार पर, रचना के आधार पर। एक किसके आधार पर है, प्रकार है रचना के। ठीक है, फिर रचना के बाद अगर देखे जाए गुण के आधार पर कितने वाक्य हो गए, तो सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब सकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस की ये वाक्य है। ठीक है, तार्किक वाक्य है, किसके आधार पर, गुण के आधार पर।
फिर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको देखा जाए कि तर्क के आधार पर कितने हो सकते हैं, तो 2 होते हैं। तर्क के आधार पर एक अंशव्यापी बोलते हैं, एक सर्वव्यापी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका तीसरा प्रकार है, अब ये लिखिए, तर्क के वाक्यों के प्रकार सरल, यौगिक, सकारात्मक, नकारात्मक, अंशव्यापी, सर्वव्यापी। सबका मीनिंग आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग मेनली आएंगे तर्क के आधार पर। क्यों? क्योंकि तार्किक हम लोग ये टॉपिक जो है लॉजिक वाला पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ जो समझ में आए, क्योंकि ये पहली बार थ्योरी इसमें पढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आए। तो तर्क के आधार पर ये क्या हो गया आपके, इनको हम लोग मेन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, तर्क के आधार पर जो वाक्य हैं उनके वो प्रकार में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो आपने लिख लिया, ये वाला हम लोग पोर्शन उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा थोड़ा हम टाइप देख लेंगे। जैसे सर्वव्यापी, सबसे नंबर 1 डालेंगे सर्वव्यापी। और इन दोनों के दो दो पक्ष होते हैं, एक होता है सकारात्मक सर्वव्यापी, एक होता है नकारात्मक। ये लिख लीजिएगा, सकारात्मक या फिर पॉजिटिव यूनिवर्सलाइजेशन, और ये यहाँ पर निगेटिव सर्वव्यापी, ठीक है, निगेटिव प्रकार सकारात्मक। अब यहाँ पर समझिएगा, जो मैं सेंटेंस बोलूंगा उसी से आपको समझ में आने वाला है। तो सर्वव्यापी इसमें होगा, जैसे मान लीजिए सभी आदमी नेता है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, सर्वव्यापी में आपको क्या क्या सेंटेंस देखने को मिलेगा, सभी, आल, ठीक है। ये मेनली इसकी पहचान होगी, सभी, आल, प्रत्येक, सब, ठीक है ना, एवरीवन, ईच, अगर हिंदी अंग्रेजी ये सब अगर देखने को मिले तो समझ जाएगा ये सर्वव्यापी सेंटेंस है। कभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जैसे इसका उदाहरण लिखिए, सभी आदमी नेता है, क्या लिख लेंगे, आल मेन आर लीडर, सभी आदमी नेता है। इस तरह का सेंटेंस दिख जाए तो पॉजिटिव सर्वव्यापी है। निगेटिव में आपको क्या क्या दिखेंगे, इसमें आपको ये देखा जाएगा कि नॉट, मतलब नॉट मीन्स कि इसमें ऐसे चीजें देखने को मिलेगी कि नहीं है, नहीं, नहीं मिलने आएगा तो उसमें निगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें यही सेंटेंस मान लीजिए, कोई आदमी नेता नहीं है, नो मेन आर लीडर, ये सेंटेंस आ गया। नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, ये आपका पहचान है नकारात्मक सर्वव्यापी का, ये आप देख लिए। फिर उसके बाद आता है इसमें दूसरा वाला पोर्शन आपका है अंशव्यापी, अंशव्यापी तार्किक, ठीक है ना। तो अंशव्यापी में क्या होता है, अंश मतलब पार्टिकुलर, पार्टिकुलर दैट मीन्स कि एक पोर्शन, पार्टिकुलर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, पार्टिकुलर सेंटेंस। इसमें भी एक पॉजिटिव होगा अंशव्यापी सकारात्मक और दूसरा निगेटिव। तो अंशव्यापी में जैसे इसमें सेंटेंसेस कौन कौन से होंगे, जैसे शब्द होंगे कुछ, कोई, ये शब्द अगर हुए, कुछ, कोई, कभी कभी, ये सब आपके क्या हुए, ये पार्टिकुलर या फिर कुछ इसमें आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पॉजिटिव अंशव्यापी में अगर देखा जाए तो इसमें एक आपका सेंटेंस मान लीजिए, आप लिख लीजिए, कुछ गाय जानवर है, कुछ गाय जानवर है, ठीक है ना। तो ये आपका सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उसके बाद आप इसमें अगर देखेंगे निगेटिव में एक एग्जाम्पल लिख लेंगे कि इसमें आप लिखेंगे कि कोई गाय आदमी नहीं है, कोई गाय जानवर नहीं है, ये आपका निगेटिव, निगेटिव अंशव्यापी हो गया, ठीक है ना। ये दो दो सेंटेंस के प्रकार हुए। तो आप लोग ये देख लिए तार्किक वाक्यों के प्रकार इतने हुए, सरल, यौगिक, सकारात्मक, नकारात्मक, अंशव्यापी और सर्वव्यापी। तो हमने तर्क के आधार पर
जो थे उसको हम लोग आगे डिफाइन किए। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने का ये मतलब होगा कि इसमें न्याय निगमन में ज्यादातर पोर्शन आपके सर्वव्यापी और अंशव्यापी से ही रहेंगे, इन्हीं से आपका सवाल होने वाला है। उसके पहले हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा सा और यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुमान, अनुमान आप सब लोगों को पता है कि अनुमान होता है, अनुमान मतलब कयास लगाना, जरूरी नहीं हो कि वो सत्य हो। तो अनुमान के इसमें भेद की अगर बात करें तो अनुमान का एक ये चार्ट बना लीजिएगा, कभी आपके एग्जामिनेशन में आए तो अनुमान, अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुमान दो प्रकार के ऐसे आप खींचेंगे, ये अनुमान। इसमें एक साइड आप लिखे लेंगे निगमनात्मक, याद हो गया होगा आपका डिडक्टिव, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे आगमनात्मक, मतलब इंडक्टिव, ठीक है ना। ये दो आप प्रकार लिख लेंगे अनुमान के, ठीक। अब अनुमान के दो प्रकार इसमें लिखेंगे तो इसके भी आप दो टाइप आप लोगों ने देखा है, कौन कौन से देखे हैं। एक तो मध्याश्रित और दूसरा आपका अंतरानुमान, अंतरानुमान, अंतरानुमान। इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस से आपका निष्कर्ष आएगा। इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस से आपका निष्कर्ष यहाँ पर आएगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा कि सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं। इसमें लिखिएगा कथन सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं, और निष्कर्ष में आप लिखिएगा कि कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं। इसमें क्या हमने लिखा, सभी मनुष्य विद्यार्थी हैं, ये हुआ कथन। निष्कर्ष में क्या हुआ, कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग अगले उसमें आते हैं आगमनात्मक में। तो आगमनात्मक में आपका ये होता है कि आप सबको पता है इसमें होता क्या है कि हम लोग जटिल से सामान्य की ओर जाते हैं, जटिल से सामान्य, मतलब कि एक क्या रहेगा, कुछ जैसे सेंटेंसेस दिए रहेंगे, जैसे कोई सेंटेंस में अगर कुछ दिया है तो उसका निष्कर्ष हमेशा सभी में निकलेगा, ठीक है ना, कुछ का निष्कर्ष सभी में, निष्कर्ष, ये आप ध्यान रखिएगा बस। बाकी जब एग्जामिनेशन में हम लोग आगे वो देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपका आगमनात्मक, और इसका हाँ दो सेंटेंस वाला एग्जांपल में इसमें अगर बात करें तो एक आप लाइन लिखिए, निष्कर्ष लिखिएगा कि, सॉरी निष्कर्ष ने एक कथन लिखिएगा कि सभी व्यक्ति मरणशील है। इसमें कथन नंबर 1 सभी व्यक्ति मरणशील है, दूसरा कविता एक व्यक्ति है, दूसरा सेंटेंस, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि कविता मरणशील है। दोनों सेंटेंस को बनाकर यहाँ पर एक सेंटेंस बनता है। तो इतना आप लोगों ने अनुमान लगा लिया। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, किसमें आएंगे कि और इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जरूर करेंगे, 3-4 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे। इतना ही यहाँ से जरूरी है, ये थ्योरी जरूरी था इसलिए हम लोग इसको कवर किया, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि कुछ लोग हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने की, सॉरी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके पहले क्वेश्चन में लास्ट में करा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको समझ में। अभी इसमें हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा देख लेते हैं। और तो एक टॉपिक है, मतलब कुछ चीजें होती है, देखिए एक होता है फैक्ट, आप एक एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज आप समझेंगे, फैक्ट हिंदी में आप बोलते हैं तथ्य। दूसरा होता है ओपिनियन,
ओपिनियन, ठीक। एक होता है आपका प्रीजुडाइस, फिर होता है प्रेजुडाइस के बाद, मतलब प्रेजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह। एक होता है बिलीफ। बिलीफ क्या क्या हुआ? फैक्ट हुआ, ओपिनियन हुआ, प्रेजुडाइस हुआ और बिलीफ हुआ। ठीक, इतना आप लोगों समझ गए होंगे कि ये क्या क्या है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? तथ्य, ओपिनियन, ओपिनियन को विचार, विचार, पूर्वाग्रह और बिलीफ। पूर्व बिलीफ मतलब विश्वास। अब ये समझिएगा चारों शब्दों का मतलब क्या है। जब समझेंगे आप तो यहाँ से कुछ कुछ सेंटेंसेस आते हैं जो हमारे एग्जाम में यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट आप सब बताइए क्या होते हैं? फैक्ट हमेशा क्या होते हैं? ट्रुथ। क्या होते हैं? हमेशा फैक्ट ज्ञात होते हैं और सत्य होते हैं। अगर कहा जाए कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो ये एक फैक्ट है। क्या है? सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि भारत भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, ये दो यहाँ पर एग्जाम्पल आप फैक्ट के तथ्य के रूप में लिखेंगे, मतलब जो एकदम कंफर्म है, ज्ञात है, अस्तित्व में है, ठीक है ना, और निश्चित है। ज्ञात है, सत्य है, निश्चित है, अस्तित्व लिख लीजिए, अस्तित्व और निश्चित। ये चीजें आपको क्या हुए? फैक्ट। ओपिनियन क्या कहलाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि ओपिनियन क्या है। तो अगर ओपिनियन की हम लोग बात करें तो ये एक विश्वास है, कहा जाए विश्वास है, और ऐसी घटना का विश्वास है जो होने वाली होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन ऐसा कुछ अनुमान लगा लिया जाता है जिसके माध्यम से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये एक अनुमान है और ऐसा होगा ही होगा। तो ये ओपिनियन है, विचार। जैसे विचार व्यक्त करते हैं, ओपिनियन पोल निकाले जाते हैं ना कि मतलब लोकसभा चुनाव अगर होगा तो मोदी जी को कितने वोट आएंगे, क्या 400 पार आएगा? तो नहीं। ये क्या है? जरूरी नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन होगा जरूर। ओपिनियन वो एक दिन ऐसा आएगा कि रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा। इसलिए ओपिनियन मतलब कि एक विश्वास है जो जरूरी नहीं है हो, लेकिन एक वास्तविकता भी है कि वो उस दिन होना ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि अगर ओपिनियन है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर एक मतलब एक सेंटेंस है कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना लाखों लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ये सत्य है कि नहीं है? ये हमारा क्या है? एक विचार है। इसलिए भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये इस तरह का विचार कहा जाता है, मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ ये सही है, जरूरी नहीं है। अब जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था हम लोग नहीं कहते, हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं लाखों लोग जीवित है नहीं रहना चाहिए, लाखों लोग मर जाएंगे। तो ये एक सत्य भी है ना कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो इंसान नहीं जिएगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होता है? बिना बिना स्वास्थ्य व्यवस्था के लाखों लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ये क्या हुआ? आपका विचार हुआ। बिना स्वास्थ्य व्यवस्था, बिना अच्छी कह लीजिए, लाखों लोग जीवित नहीं रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ये ओपिनियन है। ओपिनियन पोल हुआ, ठीक है ना। अनुमान लगाना हुआ, मतलब एक विचार देते हैं। एक विचार ये देते हैं कि मान लीजिए कोई अगर संसद में कोई बिल पास होना हो तो क्या विचार है तुम्हारे, क्या विश्वास है, ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा नहीं होने से क्या होगा। तो ये एक विचार है, विचार प्लस विश्वास, ठीक है ना। विश्वास ये वास्तविक हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझिए। एक अगला टॉपिक आता है हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बहुत खतरनाक
एक तरह से कहा जाए तो बीमारी भी हो सकती है। कि मतलब लोग इसमें क्या रहते हैं, ये है क्या, एक भावना है, ये एक विश्वास है, ये तथ्य है, ज्ञात तथ्य है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिएगा, मान लीजिए वह लड़की जो मॉडर्न ड्रेस पहनती है तो बड़ों का सम्मान नहीं करती है। ये क्या हुआ, हमारा पूर्वग्रह हुआ। जरूरी नहीं है कि हर एक लड़की जो मॉडर्न ड्रेस पहनती है वो बड़ों का सम्मान नहीं करती हो, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो सिटी शहर हो गए, थोड़ा हाईटेक जहाँ पर आपकी सिटी है, तो वहां पर एक दूसरे का कोई सम्मान ही नहीं करता। तो ये आपका पूर्वग्रह है, क्यों, आपके दिमाग में सेट है, ये आपके दिमाग में भावना के रूप में बसी हुई है। ये आप समझ लीजिए। हर एक पढ़ी लिखी लड़की घर में गृह युद्ध करवाती है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा आजकल समाज में एक साइकोलॉजी बैठ गई है, साइकोलॉजी मतलब पूर्वाग्रह बैठ चुका है, क्योंकि एनालिसिस किया है कि हाँ, इसलिए मैं तो आजकल देखता हूँ कि कई कई माता पिता ये लोग सोचते हैं कि मैं कम पढ़ी लिखी बहू लाऊंगा, जबकि ऐसा सोचना एक गलत बात है। गलत बात कहें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भाई कम पढ़ी लिखी का क्या मतलब, इससे समाज में तो हमको रहना है ना, और समाज में रहने का मतलब कि सबके बराबर और उससे अधिक ऐसा होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि बहुत कॉम्पिटेटिव वाला समाज है, तो वहाँ पढ़े लिखे भी होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए हर तरह से। तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर एक, क्योंकि उनका पूर्वग्रह बन चुका है कि पढ़े लिखी लड़कियां घर में युद्ध करवाती हैं, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप पूर्वग्रह में समझेंगे, मतलब पहले से सेट है उनके दिमाग में जो चीजें, वो पूर्वग्रह कहलाता है। उसके बाद आता है बिलीव। बिलीव मतलब होता है, और पूर्वग्रह आता कहाँ से है, आता कहाँ से, एग्जाम्पल में वो लड़की ड्रेस, आप गर्ल ड्रेस, यहाँ से आप समझिएगा। आता कहाँ से है, मित्र, भाई, परिवार, यहाँ से सबसे आता है, रिश्तेदार, यहाँ से प्रिजुडाइज आता है पूर्वग्रह। अब बिलीफ की बात करें तो बिलीफ ये क्या कहलाता है, बिलीफ एक तरह की श्रद्धा है या फिर विश्वास कह लिया जाए। मतलब ये एक व्यक्तिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, और सामाजिक यहाँ पर बिलीव होते हैं। क्या होता है ये, इसको श्रद्धा कहें, कैसे हो सकता है ये, सांस्कृतिक, धार्मिक, और आपका पर्सनल, वैयक्तिक, ठीक है ना। इस तरह की ये बिलीफ है। किसी भी चीज, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई बागेश्वर धाम को मानता है, तो कोई चित्रकूट धाम को मानता है, तो कोई हरिद्वार को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, तो कोई किसी पीर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई अ, गुरु नानक को मानता है। तो इस तरह से किसी, कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई महावीर। तो इस तरह से सबकी अपना अपना विश्वास है। ये आप यहाँ तक देखिए, ये चार चीजें हमने समझाने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस, क्योंकि तर्क वाला पोर्शन है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो तर्क शास्त्र कैसे, कौन कौन से हुए तर्क शास्त्र, जैसे वेद हुए, पुराण हुए, ये सब तर्क शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसको हम लोग देखते हैं। तो भारत में तर्कशास्त्र कैसे कैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का टच करें, क्योंकि ये काम की बहुत चीजें हैं नहीं। तो भारत में तर्कशास्त्र, देखिए, भारत में तर्कशास्त्र, ठीक। अब सबसे पहले क्या होते थे, वेद। वेदों के बारे में आप सबको पता है, चार वेद होते हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। इसमें जो वेद होते थे ना, इसका रिफाइंड फॉर्म होता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, देखिए, उपनिषद ये है कि वेदों की जो भाषा लिखी हुई थी, वेदों में जो चीजें लिखी हुई थी, उसका तार्किक तरीके से उत्तर ढूंढना, और तार्किक तरीके से जवाब देना, और तार्किक तरीके से सारी चीजों को व्यवस्थित करना। वेद का तो कुछ पता नहीं था कि कैसे लिखा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तो वो सब चीजें उपनिषद में है। तो अगर वेद और उपनिषद में अगर कोई बोले कि कौन बड़ा है, तो बड़ा तो इससे वेद, बड़ा छोटे के बाद नहीं, लेकिन ज्यादा तार्किक और लॉजिकल आपके उपनिषद कहलाते हैं, ठीक। ये लॉजिकल है, ठीक है ना।
इसी लॉजिक का यूज करके आगे आता है आपका वेदांत दर्शन। ठीक है ना, शंकराचार्य जी आते हैं वेदांत अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ये वेदांत हुआ। फिर उसके बाद वेद हुआ, उपनिषद, वेदांत, ये तीन चीजें हुई भारत में तर्कशास्त्र के विकास के लिए। ठीक ना, उपनिषद यहाँ पर मेन रोल अदा करता है। ठीक ना, अब भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन कितने भागों में बटा है? मेनली अगर हम लोग बात करें जो लॉजिक से हमारे रिलेटेड है वो आपका न्याय दर्शन हुआ, आपका सांख्य दर्शन हुआ। इसको सॉरी दो भागों में मैं इसको बांट देता हूं, एक होता है नास्तिक, एक होता है आपका आस्तिक। नास्तिक और आस्तिक का मतलब आप लोग बताइए। सभी लोगों को मुझे लगता है पता है, नास्तिक का मतलब भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक का मतलब भगवान को मानने वाला, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आस्तिक का मतलब ये होता है कि वो लोग जो वेद के एग्जिस्टेंस मतलब वेद के अस्तित्व को कहते हैं कि हाँ वेद थे और वेदों की बातों को मानते हैं, वो आस्तिक कहलाते हैं। और जो वेद में लिखी बातों को या फिर वेद कहते हैं कि है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक। मतलब वेदों पे विश्वास रखने वाले को आस्तिक और ना वेदों पे ना विश्वास रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, वो फिर ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी कहलाते हैं। ओके, तो नास्तिक और आस्तिक। तो नास्तिक दर्शन में अगर भारत में बात करें तो आपके सांख्य, कपिल मुनि, न्याय, सांख्य न्याय जो लॉजिक से रिलेटेड हमारे तर्क शास्त्र से रिलेटेड है, वैशेषिकी, ठीक है, और एक दर्शन और जो मीमांसा। उसके बाद फिर ये बटेंगे पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में ये बटेंगे। ठीक है ना, तो ये आस्तिक दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग इसमें नास्तिक दर्शन कौन कौन से हुए? तो बुद्ध, बौद्ध, जैन और एक हुआ चारवाक। बस यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, इनको नहीं समझेंगे यहाँ तो नास आस्तिक। ओ ये उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं ऐसा मत कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आस्तिक, ये आपके हो गए नास्तिक। भाई उल्टा हो गया तो बहुत मारेंगे लोग। ठीक है ना, तो ये देखिए नास्तिक। अब बौद्ध, जैन और चारवाक। बौद्ध लोग क्या थे? तो बौद्ध का सीधा सा ये मतलब था तर्क में कि वो लोग क्या होते थे? अनिश्वरवादी होते थे। ईश्वर पे वो लोग विश्वास नहीं करते थे। क्या क्या होता था उसमें? बौद्ध में आप सब लोगों ने देखा इस बटा था हीनयान, महायान। हीनयान ऐसे लोग होते थे जो बुद्ध की शिक्षाओं पे विश्वास करते थे, महात्मा बुद्ध की। अब महायान वो करते थे, पूजा करते थे उनका वो बना के कि मतलब हाँ ठीक है। और बौद्ध धर्म में क्या चीजें थी? तीन उसमें लॉजिक जो होते थे जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये उनके साहित्य हुए जहां पर तर्क की चर्चा हुई बौद्ध में। जैनों में अगर बात करें तो जैन लोगों का क्या था? जैन लोग भी नास्तिक दर्शन थे। वो इसमें उसमें लोग वो लोग भी ये विश्वास नहीं करते थे कि मतलब कि फिर से जन्म होता है या फिर भगवान होते हैं, वो इसमें नहीं करते थे। हाँ वो बहुत खतरनाक होते हैं, इसमें आप देखते होंगे जैन श्वेतांबर, दिगंबर जैन ऐसे होते हैं ना, उनका ज्ञान पे फोकस था कि अवधि ज्ञान, मनः ज्ञान और कैवल ज्ञान, तीन तरह के उन्होंने ज्ञान के बारे में चर्चा की। चारवाक दर्शन सबसे भयंकर है। चारवाक ने ये कहा था कि भौतिकतावाद में जियो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक जिंदा रहो तो आराम से खाओ पियो मौज करो, कोई नहीं होता फिर से दोबारा जन्म या फिर कुछ भी। ठीक है, तो चारवाक दर्शन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, एकदम से ऐश करो, सबसे खतरनाक चारवाक दर्शन है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि आप घी खाइए, अगर आप उधार लेके भी आपको घी खाना पड़े तो जरूर लीजिए, मर जाएंगे क्या करना है, चुकाना तो है नहीं। तो
ये चारवाक दर्शन, ठीक है। तो ये दर्शन की हम लोग ने बात किया। अब हम लोग जो मेन टॉपिक, मेन क्या, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जो जहां से यहाँ पर सवाल बनते हैं उस न्याय निगमन की, ठीक है ना, वहां से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर आपको टच करने की कोशिश किया कि आप तर्क शास्त्र या फिर भारत के दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करें किसको, न्याय निगमन या फिर साइलोगिज्म जिसको बोलते हैं, उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना। तो इसमें केस देख लीजिए, एक मैं थोड़ा सा बताता हूँ। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करना शुरू करिए। तो इसमें क्या होगा, एक सवाल आपका ये आएगा कि सभी वाला आएगा। क्या आएगा, सभी आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सभी बुक्स आर पेपर, मतलब सभी किताबें कागज है, ठीक है ना। देखिए मैंने वीडियो रोक दिया था, उसका रीजन ये था कि बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमने ले लिया 5 केस। अब 5 केस में आप देखिएगा, केस नंबर 1, ठीक है, साइलोगिज्म फिर न्याय निगमन को सॉल्व करने के, मतलब ये यहाँ से आपको समझ में आएगा। केस नंबर 1 है, इस तरह का सेंटेंस आएगा, सभी जिसमें रहेगा, ठीक है ना, सभी किताबें कागज है। उसका आप वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सभी किताबें कागज हैं, सभी किताबों का गोला, बुक्स का गोला छोटा है, पेपर बड़ा है। इसमें रिवर्स प्रोसेस हो सकती है, इसका मतलब क्या कि नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब सभी पेपर्स किताबें हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा केस आता है, कुछ किताबें पेपर है, मतलब बुक्स और पेपर, ये बुक्स हुआ, अरे ये बुक्स और कुछ पेपर्स, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप ये रिवर्स देखिए, कुछ कुछ पेपर किताबें हैं, हाँ ये हो सकता है रिवर्स, ठीक है। सेंटेंस अगर निष्कर्ष में आएगा तो आप सही लगाइए, ठीक है ना। वहां पर केस नंबर 3, कुछ नहीं, कुछ किताबें पेपर नहीं है, ये बुक्स हुआ, ये पेपर, कुछ किताबें पेपर नहीं, मतलब कुछ है, कहने का यही हुआ, मतलब सेकेंड और थर्ड केस एक ही जैसा है, ठीक है ना। कुछ किताबें पेपर है, मतलब कुछ किताबें पेपर नहीं है। इसके बाद कोई, ये लाइन पे देखें, कोई किताब पेपर नहीं है, मतलब कोई किताब पेपर नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये इसका वेन आरेख होगा, वेन डायग्राम होगा। 5वां नंबर केस आता है, कुछ है कुछ नहीं। देखिए कुछ किताबें पेपर हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, तो इसमें देखिए 2 तरह के वेन डायग्राम बनेगा, उसको आप समझिए। ये क्या होगा, बुक्स है पेपर, कुछ किताबें पेपर है, कुछ किताबें पेपर है, ये हमने बना दिया, लेकिन पेंसिल नहीं, तो पेंसिल हमने अलग से बना दिया कि पेंसिल नहीं है। इसका एक वेन डायग्राम और बन सकता है। देखिए कुछ किताबें, बुक पेन पेंसिल, कुछ किताबें पेन है लेकिन पेंसिल नहीं, मतलब बुक्स में पेंसिल नहीं होने चाहिए, ये तो नहीं कहा है ना कि कुछ पेपर पेंसिल नहीं, तो पेपर पेंसिल हो सकता है लेकिन बुक्स नहीं। ये आप, ये डायग्राम बनेगा। अब इन्हीं डायग्राम को आपको देख के क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया, वेन डायग्राम बना लेंगे, क्वेश्चन आप वहां से बहुत आसानी से कर पाएंगे। आसानी से करने का मतलब, अगर आप वहां पर बहुत सारे वो होते हैं, नियम होते हैं, जैसे कि अगर बात करें जाए तो 2 सेंटेंस अगर गलत गलत आ रहा है, एक जगह सही हो रहा है, एक जगह गलत हो रहा है, तो वो हमेशा गलत माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये इस तरह 2 डायग्राम बन गए, दोनों में अगर गलत बन रहा है तो और गलत डायग्राम आने, तो ये आप सेंटेंस इसको जरूर नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया, फिर हम लोग थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़ा सा मीन्स 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, दिमाग आपको खुद लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक मान लीजिए
एक मेरे पास ये पेपर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लीजिए कुछ मंत्री टीचर हैं, हिंदी में अध्यापक है लिख लेंगे, ठीक है ना। कथन है, ये क्या है, कथन। और दूसरा कथन क्या है, सभी अध्यापक विद्वान है, सभी टीचर विद्वान है। अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आपका दिया रहेगा कुछ मंत्री विद्वान है, सभी विद्वान अध्यापक हैं। कुछ मंत्री विद्वान है, सभी विद्वान अध्यापक है, मतलब सभी विद्वान अध्यापक या फिर टीचर हैं। ये आपका क्या दिया रहेगा, टीचर ही लिख लीजिए आप, ठीक है ना, हिंदी में लिख लीजिए, बड़ा अच्छा ये इस तरह टीचर लिख लीजिए आप, ठीक है ना। अब इसका हल करते हैं हम लोग। अब हल करने में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए उत्तर आपको कैसा दिया रहता है, एक ऑप्शन एक रहेगा, दूसरा सेंटेंस आपका एक, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही, एक रहेगा पहला प्लस दूसरा सही है, इसलिए फिर एक और रहेगा कि कोई नहीं सही है, ना पहला ना फर्स्ट ना सेकंड, ये ऑप्शन आपके रहेंगे, ये सभी प्रश्न में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे, इसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मंत्री टीचर हैं, क्या बना लेंगे, ये मंत्री बना लिए, कुछ मंत्री यहाँ पर टीचर है, ये पहला सेंटेंस का वेन डायग्राम आप लोगों ने बना लिया, ओके। फिर सभी टीचर विद्वान है, अब जो टीचर हैं क्या है, विद्वान है, ये आपका विद्वान का गोला, ये बन गया आपका वेन डायग्राम, क्योंकि टीचर जो है सब विद्वान के अंदर है, सभी टीचर विद्वान है, ये एक आपका वेन डायग्राम। अब यहाँ से आपको निष्कर्ष का उत्तर निकालना बहुत आसान है। देखिए कुछ मंत्री विद्वान हैं, अब आप देखिए मंत्री और विद्वान है कि नहीं है, ये बताइए आप। मंत्री और विद्वान में रिलेशन है, हाँ है, यहाँ पर है, तो पहला सेंटेंस जो है ये सही हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा सभी विद्वान टीचर हैं, सभी विद्वान टीचर हैं, अरे भाई ये नहीं है, अगर ये कहा जाता सभी टीचर विद्वान है तब तो उसमें ही था तो सही हो जाता, तो सभी विद्वान टीचर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये अब गलत, ये आप ध्यान रखिएगा, विद्वान के अंदर टीचर है, ये आप समझने की कोशिश करें, तो सभी विद्वान टीचर कैसे नहीं हो सकता, सभी टीचर विद्वान हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंदर है, ये विद्वान के अंदर है। ये आप एक क्वेश्चन आप लोगों ने यहां से किए। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह हमने उठाया एक, देखिएगा एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करिए, सभी कमरे होटल हैं, सभी, मैं शॉर्ट में लिख, कमरे होटल है, ठीक है, एक नंबर पहला कथन। दूसरा सभी होटल भवन है, ठीक है। फिर तीसरा है सभी भवन पर्वत है, ये आपके क्या हुए, कथन, ठीक। अब निष्कर्ष क्या दिया रहेगा, निष्कर्ष यहां पर दिया रहेगा कुछ पर्वत होटल है, कुछ पर्वत होटल है, ठीक है, और कुछ भवन कमरे हैं, ठीक है, और कुछ पर्वत कमरे हैं, ये आपका ये एक दिया है। अब आप देखिए इसको आप कैसे कर पाएंगे, तो हम लोग जैसे ही देखें तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। वेन डायग्राम में क्या करेंगे, हल, वेन डायग्राम में देखेंगे सभी, इक्के से मतलब कमरे, सभी कमरे होटल है, इसका मतलब होटल बाहर आएगा, ये एक कमरा है, सभी कमरे होटल हैं, के एच, सभी होटल भवन है, ये होटल सभी होटल भवन है, ये क्या लिख देंगे हम लोग, भवन है।
अब सभी भवन पर्वत है, सभी भवन पर्वत, ये आप सब लोगों ने ये बन गया, सबसे बन जाएगा, एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक ना, कि मतलब कैसे बनाना है, आसानी से बन जाता है वैसे। ये हो गया। निष्कर्ष में क्या है, कुछ पर्वत होटल है, कहाँ है, कुछ पर्वत होटल है, हो ही नहीं सकता, कोई संबंध ही नहीं है, कुछ पर्वत होटल कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया आपका, ये पहला वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया। दूसरा है कुछ भवन कमरे हैं, तो भवन का कुछ भवन कमरे हैं, नहीं, कमरे, क्योंकि सभी कमरे भवन है, तो कुछ भवन कमरे ये भी नहीं हो सकता, मतलब बाहर से अगर चीजें, बाहर से कुछ वाला गलत ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा है कुछ पर्वत कमरे हैं, कहाँ है, पर्वत कमरे, कुछ पर्वत कमरे नहीं है भाई, सभी, क्योंकि कमरे पर्वत हैं, हो सकते हैं, लेकिन कुछ मतलब इसमें अगर देखा जाए बाहर से अंदर में कुछ गलत ही हो रहा है, तो ये तीनों सेंटेंस ये भी गलत है। ये हम लोगों ने दो यहाँ पर एग्जाम्पल देखा। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आप लोग खुद करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और बहुत आसान होता है, इसलिए थोड़ा सा जो मैंने थ्योरी पढ़ा है उसको देख लीजिए और थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का यूनिट खत्म होती है, मतलब अब हम लोग का अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डीआई करवाऊंगा, थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही, क्योंकि उस डीआई के लिए हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए और रिटन फॉर्म में हो तो मजा आता है, क्योंकि बोर्ड में लिखना थोड़ा आसान नहीं है, फिर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई हल ढूंढ के एक दो दिन में लाने की, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्लास भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बताइएगा आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, और जरूर थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है ना, देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आप सवाल कर पाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।